चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहे हैं। हमारे सभी लेक्चर्स पार्लियामेंट के हेडिंग से ही आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके। हम थंबनेल में सब हेडिंग्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप इसे एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ें तभी आपको ये कंसेप्ट ऑर्गेनिकली समझ आएगा। हाँ, हम इसमें सारे के सारे मोशंस, सारी डिवाइसेस, सारे सेशंस, लोकसभा राज्यसभा का टेन्योर और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब कुछ अब तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए गए हैं। इसलिए इन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में सुन करके आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन हम इसी तरह से इन्हें पढ़ाते हैं, उसका कारण है कि चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी तो आप उसका एक्चुअल क्रक्स समझ पाएंगे, एक्चुअल बेनिफिट भी ले पाएंगे। क्योंकि समझना तो आपको संसद है और संसद से जन्मी संसदीय प्रणाली को है। इसके लिए उस संसद से जन्मी उस संसदीय प्रणाली को समर्थन करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, डिवाइसेस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो उसके साथ ही जोड़ के पढ़े जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन डिवाइसेस को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उन अरेंजमेंट्स को अलग से क्रैम किया जाए इंडिविजुअली और संसदीय प्रणाली को कहीं अलग से समझ लिया जाए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सभी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट्स और उसके सब जितने भी फाउंडेशनल पिलर्स हैं वो उसके साथ ही पढ़े जाते हैं। इसलिए हमारे लेक्चर इस तरह से आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की फॉर्मेट में। ओके, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पार्लियामेंट में मोशंस एंड रेजोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। आज हम काफ़ी सारे मोशंस पढ़ेंगे। सब्सटेंटिव मोशन पढ़ेंगे, सब्सिडरी मोशन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट मोशन पढ़ेंगे, इसके अलावा एंसेलरी मोशन पढ़ेंगे और अमेंडमेंट मोशन पढ़ेंगे। कई तरह के मोशंस हम पढ़ेंगे। क्लोजर मोशंस पढ़ेंगे, प्रिविलेज मोशन पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सारे मोशंस पढ़ेंगे। जितने भी मोशंस एग्जिस्ट करते हैं अभी तक के सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं कि मोशंस, रेजोल्यूशंस होते क्या हैं सही मायने में। ये शब्द अक्सर आते हैं। देखो, पार्लियामेंट क्या है सही मायने में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब कि एक संस्था है। इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कि इंस्टीट्यूशन कुछ खास तरह के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे जिन पर ये बेस्ड होंगी। आई बात समझ में? इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंस्टीट्यूशन कई तरह की आइडियोलॉजीज से प्रेरित होती हैं। इंस्टीट्यूशन कई तरह के सिस्टम्स को गवर्न करती हैं। तो कई तरह के सिस्टम, जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसे ये इंस्टीट्यूशन गवर्न कर रही है, दैट इज़ द पार्लियामेंट। तो एक सिस्टम कनेक्ट होना ज़रूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशन फॉर्मल प्रोसीजर पर बेस्ड होती है। अगर इंस्टीट्यूशन है तो फॉर्मल प्रोसीजर होगा, यानी कि रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी। इनके तहत पूरा का पूरा बिज़नेस और कंडक्ट इस इंस्टीट्यूशन का चलेगा। तो जो बिज़नेस है, जो कंडक्ट है, वो सारा का सारा प्रोसीजरल होगा और वो प्रोसीजर काफ़ी फॉर्मल होगा, फॉर्मेलिटी ओरिएंटेड होगा, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड होगा। इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस हैं। ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस कंट्री के सारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती हैं। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब इनका इम्पैक्ट पड़ता है तो एक एक कंडक्ट जो इस इंस्टीट्यूशन में हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सेकंड, जो भी लोग इन इंस्टीट्यूशंस के बीच पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को रन करने की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके लिए उस कंडक्ट को सर्वेलेंस करना, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। और वो तभी हो पाएगा अगर हम इन्हें अकाउंटेबल ठहराएंगे। और अकाउंटेबिलिटी तभी आ सकती है अगर हमें इनको किसी न किसी कसौटी पर, किसी न किसी धुर्री पर, किसी न किसी धरा पर खरा उतरने के लिए मजबूर करने का कोई नियम होगा। अगर ये उन नियमों की पालना कर रहे हैं तो ठीक, नियमों के दायरे में रह के काम कर रहे हैं तो ठीक, तो मने मर्यादाएं होती हैं। मर्यादाएं रूल रेगुलेशन से आती हैं, तो मर्यादाओं के तहत इन्हें काम करना है। जब ये मर्यादाओं के तहत काम कर रहे हैं तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मर्यादाओं की पालना करेंगे और मर्यादाएं वही होती हैं
जो जनहित में होती हैं। अगर तो लोकतंत्र की प्रणाली की पालना हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी आती है। आई बात समझ में? क्लैरिटी होती है, लोगों के सामने सच निकल करके आता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस अकाउंटेबिलिटी का, इस ट्रांसपेरेंसी का सबसे मुख्य आधार ये है, रूल रेगुलेशन बेस कंडक्ट करने का, बिजनेस करने का मुख्य आधार ये है कि सही मायने में आप इन लोगों को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, किन के प्रति? उन नियमों के प्रति, उन व्यवस्थाओं के प्रति। ये नियम और व्यवस्थाओं का जन्म संविधान से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म देश की जनता से होता है। तो जब आप इन लोगों को इस फॉर्मल प्रोसीजर के तहत इन नियमों के प्रति प्रतिबद्ध कर रहे हैं, आप इन्हें बाउंड कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस के प्रति, तो आप उन्हें संविधान के प्रति प्रतिबद्ध कर रहे हैं। एक तरह से आप इन्हें जनता के प्रति अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। तो जब आप इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं, जो गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले लोग, गवर्नमेंट को होल्ड करने वाले लोग, सरकार में बैठे लोग देश की जनता के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं, जवाबदेह हो जाते हैं। अगर ये हम ना करेंगे तो कंडक्ट जो प्रोसीजर है फॉर्मल ना होगा, रूल रेगुलेशन बेस्ड ना होगा, तो कंडक्ट और बिजनेस जो है वो अकाउंटेबिलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से बाहर चला जाएगा। वो पर्सनल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड हो जाएगा। जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उन्हें सही लगता है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनकी रैशनैलिटी है, जो भी उनके लॉजिक्स हैं, जो उनकी सब्जेक्टिविटी है, वो उस पर चलने लग जाएगा। ऐसे में आप उन्हें गलत नहीं ठहरा पाएंगे। बट नहीं, आपने एक पब्लिक लाइफ चुनी है, और पब्लिक लाइफ में एक इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड पब्लिक लाइफ चुनी है, और इंस्टीट्यूशन बेस्ड है उन प्रिंसिपल्स पे, और वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का विजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री किस दिशा में जाना चाहती है उसका रोड मैप है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ हैं जिनसे देश बना, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो सारा तंत्र आएगा जिस तंत्र के तहत ये देश चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उस तंत्र को चलाने के लिए संस्थाएं भी दे रहा है। वो जो सिस्टम है, वो जो चलेगा, वो इंस्टीट्यूशन से चलेगा। तो उसका जन्म भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी भी देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रोड मैप भी देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इस्टेब्लिश भी करके देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का कैरेक्टर और नेचर भी इस्टेब्लिश करता है कि सिस्टम क्या है इंडिया में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन सिस्टम को रन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी देता है, और उन इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करने वाले ऑफिसर्स भी देता है, और उन ऑफिसर्स की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन भी करता है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इतना बड़ा बनाने में, इसलिए इतने सारे आर्टिकल है। अमेरिका की तरह 7 आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि किसी लेवल पर भी कोई चूक नहीं आनी चाहिए, ऐसा माना गया था। इसलिए अपन को इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन में मैंने अभी बताया प्रोसीजर फॉर्मल होगा, बिजनेस कंडक्ट रूल रेगुलेशन के तहत होगा। इसी तरह से अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में सही मायने में होता क्या है? कामकाज होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? कामकाज होता है। मेजॉरली क्या काम होता है? जरा ध्यान से देखा जाए तो कानून बनाने का कामकाज होता है। तो लेजिस्लेटिव वर्क, लॉ मेकिंग एक प्राइमरी टास्क है ना पार्लियामेंट का। तो लेजिस्लेटिव वर्क मतलब कि खास तरह की बिजनेस हो रहा है, कामकाज हो रहा है ना हाउस के अंदर। सो ट्रांजैक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क इज ए काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस। ट्रांजैक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क इज ए काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो पार्लियामेंट में जो मुख्य तौर पर एक काम हो रहा है वो लेजिस्लेटिव वर्क हो रहा है, कानून बनाने का काम हो रहा है। ये एक तरह का टास्क है, ये वन टाइप ऑफ वर्क है। पार्लियामेंट का एक काम है कानून बनाना। सेकेंड टाइप ऑफ वर्क जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज़ द बर्थ ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जन्म भी हो रहा है। हमारे देश में सरकार का जन्म कहाँ से होता है? पार्लियामेंट से। जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन को लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं, वो सरकार बनाने का काम करती है। तो बर्थ ऑफ द गवर्नमेंट भी हो रहा है। थर्ड एस्पेक्ट क्या हो रहा है? असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी पार्लियामेंट में ही हो रहा है, असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? आप सरकार की नीतियों को आंकलन कर रहे हैं, आप सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई ये योजना है कैसी है, इससे देश का लाभ होगा कि नहीं होगा। सरकार किसी कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही तो उसे मजबूर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में काम करें। ये सब कहाँ हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द
जब तक लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जब तक लोकसभा के मेजॉरिटी एमपीज को उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे यानी कि उस एग्जीक्यूटिव पे कॉन्फिडेंस है, तब तक ही वो सरकार सत्ता में रहेगी, वरना लोकसभा में ये पावर है कि उस सरकार को वो सत्ता से हटा दे। तो इसलिए जो सरकार है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, यानी कि बार बार इसे यानी कि बोलता हूँ ताकि आप अलग अलग नामों से कन्फ्यूज़ ना हो, यानी कि वो जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, ये रिस्पॉन्सिबल है टुवार्ड्स द लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में अगर मेजॉरिटी एमपीज़ कॉन्फिडेंस रखते हैं किसी सरकार के ऊपर तो वो सरकार में रहेगा। अगर इस सरकार का मेजॉरिटी सपोर्ट छीन जाए लोकसभा से तो सरकार ख़त्म हो जाएगी। आई बात समझ में? ये सारे काम पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं। इन सारे कामों को करना, अभी बताया कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करती है, रूल रेगुलेशन पे चलती है, तो कंडक्ट एंड बिजनेस सारा फॉर्मल है। तो ये सारे काम करने के लिए इस काम की शुरुआत तो करनी होगी। आपको कानून ही बनाना है, मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव वर्क करना है, या आपको मान लीजिए ये तय करना है कि आपको ये चेक करना है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, आपको ये देखना है कि लोकसभा का आज कॉन्फिडेंस है कि नहीं है सरकार पे। मुझे देखना है, मैं मेंबर हूँ हाउस का, मुझे देखना है। मैं कैसे देखूँगा? फॉर्मल प्रोसीजर चलता है। मैं खड़ा होकर तो नहीं कहने लग जाऊँगा, ओए मुझे लग रहा है इसमें सरकार में अब किसी का कॉन्फिडेंस नहीं, व्हाट इज़ दिस। इस तरह से काम चलेंगे तो मेरी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? इस तरह से अगर काम करेंगे तो फिर लोकतंत्र में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम कैसे चलेगा? दूसरों को मौका कैसे चलेगा? इस तरह से तो मजबूत कमज़ोर की आवाज़ दबा देंगे। क्योंकि ये तो प्रमाणित है कि लोकसभा में उस पार्टी को ज़्यादा सीटें हैं जिस पार्टी की सरकार है, और हो हल्ले से काम होगा, अपने ताकत के दम पर काम होगा, तो फिर तो उनकी सीटें मेजॉरिटी में हैं, वो तो फिर ऑपोजिशन को दबा ही देंगे। ऑपोजिशन बचे, एक अकेला सांसद भी देश में अपने पीछे खड़ी जनता जिसने उसको वोट डाल करके जिता करके भेजा, या जिसने उसको वोट नहीं भी डाला लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वो उनके हक की बात वहाँ रख पाए, सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछ पाए। इसके लिए नियम बेस्ड सिस्टम चाहिए, ताकि सरकार उस नियम के पीछे खड़ी होकर के देखे और वही नियम समर्थन और शक्ति दे उस एक सांसद को कि ले, पूरे बाहुबल के साथ सरकार सामने खड़ी है, सवाल कर। यदि मैं थोड़ी देर के लिए नियम की वो परत खींच लूँ तो इतने बाहुबल और सामर्थ्य से खड़ी सरकार के सामने उस एक अकेले सांसद का क्या वजूद है, बताइए। उस एक अकेले सांसद के सामने सारी सरकार इस तरह से खड़ी है, सिर्फ बीच में एक पर्दा है, वो नियम का पर्दा है। तो काम नियम से चलना है। इससे लाभ किसका है? ऑपोजिशन का है या सरकार? ऑपोजिशन का। इससे नियम, इससे फायदा सरकार का भी है कि सरकार ही है जिस पर जिम्मेदारी है कि बिजनेस हो, जिस पे जिम्मेदारी है बिजनेस हो, और बिजनेस का मतलब है कि रूल बेस्ड सोसाइटी हो। और जहाँ रूल बेस्ड सोसाइटी की बात कहें, वहाँ वो इंस्टीट्यूशन जो रूल देता है उसमें एनार्की नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। और अराजकता वहीं पर है जहाँ पर कोई राजक तत्व नहीं है। राजक तत्व लोकतंत्र में क्या है? नियम, विधि सम्मत तरह से बने हुए कानून, लेजिटिमेटली इनेक्टेड लॉज। और जो बॉडी ये बनाने का काम कर रही है उसमें खुद में रूल्स ना हो तो वो तो एनार्की का सिंबल हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहेगी कि एनार्की ना हो ताकि हम काम कर पाएँ। ऑपोजिशन भी चाहेगी कि एनार्की ना हो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो हमारे पास, वॉइस हो, राइट हो, अधिकार हो। आई बात समझ में? जब आपको अधिकार दिए जाते हैं तो आपको पता है सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? आपको अधिग्रहण नहीं करना पड़ता। जहाँ अधिकार है वहाँ अधिग्रहण की ज़रूरत नहीं। जहाँ अधिकार नहीं दिए जाते वहाँ पर कोशिशें पैदा होती कि अधिग्रहण किया जाए। आई बात समझ में? अधिकार देना सबसे अच्छा है। इसलिए कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा है लोकतंत्र में कि अधिकार दो ताकि अधिग्रहण की नौबत ना आए। आई बात समझ में? समय रहते अधिकार दे देने चाहिए, और वो अधिकार बनाए गए हैं। संसद के अंदर सवाल पूछिए, सरकार को जिम्मेदार ठहराइए। जो सरकारें अधिकार नहीं देती हैं फिर अधिग्रहण के काम शुरू होते हैं। ओके, एनक्रोचमेंट होती है, इट इज़ नॉट गुड। इसलिए फिर ये सारा काम नियम के तहत पर होगा। तो कोई भी बात यदि आप रखना चाहते हैं, बिजनेस कोई भी कंडक्ट कराना या करना चाहते हैं हाउस में, उन सब के लिए जो एक डिवाइस बना है, एक प्रोसीजरल फॉर्मेट बना है, वो है मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। उन्हें हम मोशंस एंड रेजोल्यूशंस कहते हैं। आप क्या मूव करना चाहते हैं, आप कैसा मूव करना चाहते हैं, और आप कौन हैं, मूवर कौन है, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, उसके लिए एक मोशन होगा। विदाउट मोशन इफ़ यू आर मूविंग, आपकी मूवमेंट का पता कैसे लगाएंगे? बिना मोशन के ही मूव कर रहे हो अंदर, मूवमेंट का पता कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे? 4 आदमी बुला के बाहें पकड़ के पीछे खिंचवाएंगे? सोचो।
ऐसा होगा संसद में। आप जिस मोशन कैटेगरी में आ रहे हैं आपका मूवमेंट क्लियर है सामने वाले को कि इस मूवमेंट में ये चलने वाला है। आई बात समझ में? अगर ये तय होगा कि हाथी सीधा चलता है, दाएं बाएं चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है, वजीर किसी दिशा में चलता है, इसका लाभ उन्हीं को होगा जो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हैं। इससे अनसर्टेनिटीज एंड हो जाती है। और रूल बेस्ड गेम का यही बेनिफिट है कि जीतती सिर्फ मेरिट है, दम ताकत नहीं जीतती। चाहे 6 साल का बच्चा 60 साल के बूढ़े को खिला दो, जीतेगा सामर्थ्य, जीतेगा जो ज्ञान है वहाँ पर फिजिकल पावर नहीं जीतेगी। आई बात समझ में? इसलिए दंगल भी नियमों से होता है, दंगल भी नियमों से होता वहाँ पर शक्ति परीक्षण है, पर नियमों से होता है। आई बात समझ में? जो नियमों से ना हो तो फिर दंगल नहीं, ओके, फिर वो कलेश है, इसको समझिए। हाँ, ये तो सलमान खान ने कहा तो है सुल्तान मूवी में कि ये तो आपकी अपने आप से लड़ाई है। इट इज़ द फाइट विद योर सेल्फ बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्टेब्लिश रूल बेस्ड डिसिप्लिन लाइफ एंड यू वॉन्ट टू एंड योर इम्प्योरिटीज़। उसके माइंड में इम्प्योरिटी थी किसी टाइम पे, उसने उसको रेक्टिफाई किया। ओके, इस चीज़ को समझो। इतनी बात क्लियर हुई? तो आता है मोशन एंड। तो मोशन एंड रेजोल्यूशन पे मैंने लाइन क्या लिखी है? मोशन एंड रेजोल्यूशन आर प्रोसीजरल डिवाइसेस, 2 बार लिखा गया, प्रोसीजरल डिवाइसेस टू रेज अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, उसके ऊपर आप डिस्कशन शुरू कराना चाहते हैं हाउस में। सिंपल कहानी है कि बिजनेस की शुरुआत कराना चाहते हैं हाउस में किसी मुद्दे पर, मोशन रेजोल्यूशन उसके लिए ज़रूरी है। अब अक्सर इन दोनों वर्ड्स को हम सिमिलर लेके चलते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अभी आगे आगे ये अंतर और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अब जरा तरीके समझो अंतर क्या है। देखो, सपोज कीजिए कि लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि लोकसभा है, मार्क कर देना, और लोकसभा के अंदर मैं एक मेंबर पार्लियामेंट हूँ, तो मैं हाउस मेंबर ऑफ द हाउस हूँ। लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ द हाउस हूँ, और आप सबको पता है कि हर हाउस में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में वो स्पीकर है और राज्यसभा में चेयरमैन है। इसे अपन प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, यानी कि चेयर ऑफ द हाउस। मैं मेंबर ऑफ द हाउस हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी नियम बनाए जाएंगे, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन कौन सा होगा, ध्यान रखना, वो ग्रुप डिस्कशन डिसीजन होगा। डिसीजन मेकिंग कौन सी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे वर्ड लग जाएगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग ग्रुप वाली होनी चाहिए। ओके, नियम जो बनाए जाते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं, वो समूह के द्वारा लिए जाए। और यहाँ पर वो ग्रुप कहाँ से आएगा? हाउस से। द ग्रुप ऑफ द हाउस वो डिसीजन लेगा। लेकिन वो डिसीजन कैसे लेगा? मेरे मन में विचार आया कि मुझे इस दिशा में एक कानून बनवाना है, या मुझे ये सवाल करना है। ये तो मेरे मन का विचार है, मेरी इच्छा, मेरी सोच है। देश मेरी इच्छा से, मेरी सोच या मेरी मन के विचार से चलेगा? लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देश तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलता है, और उसके लिए हमने पार्लियामेंटेरियन बनाए हुए हैं। अगर मेरे अकेले की इच्छा से चलने लगा तो वो तो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र तो होगा नहीं। फिर तो मुझे किसी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप वर्ड मिटाऊंगा और मैं सेल्फ डिसीजन मेकिंग करूंगा। ये तो टोटलिटेरियन कंट्री हो गई। आपसे कोई सिंगल लाइन में पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटलिटेरियन एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सिंपल एस्पेक्ट लीजिए सर, टोटलिटेरियन में डिसीजन मेकिंग के आगे बस एक वर्ड लगा है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, और जहाँ पर डेमोक्रेटिक है वहाँ पर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो मैं टोटलिटेरियन तो नहीं हो सकता लोकतंत्र में। तो इसका तरीका क्या है? मेरी एक इच्छा हुई, मुझे एक विचार आया, मेरे पास एक सोच आई, विधि सम्मत है कि नहीं, तर्कसंगत है कि नहीं, अभी चेक करेंगे, और फिर निर्णय सदन लेगा। निर्णय मैं नहीं लूंगा, निर्णय सदन लेगा। जो भी निर्णय लेगा सदन लेगा, माने हाउस लेगा। हाउस का डिसीजन चलता है देश में, किसी का व्याप का नहीं चलता, याद रखना। हाउस डिस्कशन के, हाउस निर्णय कैसे लेगा? उसे रात को सपने में आकाशवाणी में तो आएगा नहीं, तुमको कल ये निर्णय लेना है, ऐसा होगा? कोई ना कोई कुछ तो विचार लेके आएगा ना भाई, कि भाई पेड़ कट रहे हैं, इनको बचाने के लिए मेरे मन में ये विचार है, मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, आइए। फिर हाउस विल डिसाइड कि वो डिस्कशन करता है कि नहीं करता है, डिस्कशन करके क्या नतीजे पे पहुंचा, वो डिसीजन ऑफ द हाउस होगा। वो डिसीजन ऑफ मी नहीं होगा, डिसीजन ऑफ द हाउस होगा।
तो आपने जब भी कोई बिल देखा, लॉ बनाने के लिए कोई बिल प्रस्तुत हुआ, आप देखेंगे मंत्री प्रस्तुत करेगा तो बताया जाएगा कौन सा मंत्री था, नाम। कोई प्राइवेट मेंबर होगा तो बताया जाएगा कौन सा प्राइवेट मेंबर था। लेकिन बात याद रखिएगा, कानून बन के जब आया तो कानून किसका था? देश का। कानून कभी किसी मंत्री के नाम से जाना गया? कानून कभी किसी मेंबर ऑफ द हाउस के नाम से जाना गया? प्राइवेट मेंबर। कानून हमेशा ये कहते हैं कि संसद ने ये कानून पारित किया, संसद ने ये कानून बनाया, देश की पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। मतलब इच्छा, विचार, सोच किसी एक पर्सन की हो सकती है, आइडिया, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लानिंग किसी एक पर्सन की हो सकती है, डिसीजन हाउस का ही होगा। इसे इच्छा से निर्णय तक बदलने का रास्ता क्या होगा? इच्छा से निर्णय तक बदलवाने के लिए वो जरिया क्या होगा? उसे मोशन कहते हैं। मैं अपनी इच्छा को एक मोशन प्रदान करूंगा जो निर्णय बन करके देश के सामने आएगा। निर्णय हक में भी होगा, विरुद्ध में भी होगा। आई बात समझ में? हम किसी मोशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी निर्णय है। हम किसी मोशन को रिजेक्ट करते हैं, ये भी निर्णय है। मोशन लेकर के आया हूं मैं प्राइवेट मेंबर मोशन लेकर के आया हूं कि देश के 12 बैंकों का निजीकरण ना किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। हाउस ने अपनी विश रिप्रेजेंट कर दी उस मोशन को रिजेक्ट करके। इसका मतलब हाउस ने रिजेक्ट भी किया, ये भी निर्णय है कि बेटे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तेरी नहीं सुनेंगे। समझ में आई? तो आप कई बार यहाँ पर फंस जाते हैं। रोकना जरा यार, एक आई बात समझ में? तो निर्णय दे दिया हाउस ने अपना, ओके। रिजेक्ट करके भी निर्णय दिया ना, एक्सेप्ट करके भी निर्णय होता है, दोनों ही में। तो मैंने यहाँ पर फिर वो लाइन लिखी, बाय मोशन के अंतर देखिए कितना स्पष्ट किया आपने। बाय मोशन क्या होता है? द हाउस डिस्कसेस ए मैटर, बट व्हाट इज द रेजोल्यूशन? बाय रेजोल्यूशन द हाउस डिक्लेयर इट्स ओन ओपिनियन। यानी कि मैंने डिस्कशन के लिए एक मैटर हाउस में पुटअप किया, मैंने एक मैटर पुटअप किया है, हाउस का उस पर रिजॉल्व क्या आया? हाउस का स्टेक क्या है? हाउस का स्टैंड क्या है? हाउस का डिसीजन क्या है? तो हाउस उस पर कोई ना कोई अपना रिजॉल्व प्रेजेंट करेगा ना। that resolve given by the house is a resolution. द निर्णय ऑफ द हाउस, सदन का फैसला रेजोल्यूशन होता है। फैसला जिस मुद्दे पर लेना था वो मुद्दा प्रस्तुत करने की कवायद को मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? अब जिंदगी भर कभी फंसोगे तो नहीं। 2 लाइनों में मामला क्लियर हो रहा कि नहीं? बाय मोशन कोई पूछ ले, चल मोशन रेजोल्यूशन फर्क बता। मोशन के जरिए तो हाउस में मैटर पुटअप करते हैं डिस्कशन के लिए। अच्छा फिर रेजोल्यूशन बता, फिर उस मैटर पे हाउस ने जो रिजॉल्व किया, जो निर्णय लिया, वो उसका रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन हम कहते हैं नए साल पे हमने क्या ले लिया? रेजोल्यूशन। आपके माता जी आपके सामने मुद्दा लेकर के आई, मोशन लेकर के आई कि बेटा रोज सुबह देर से उठते हो। आपने उस मुद्दे पर रिजॉल्व क्या दिया? अब मैं नए साल पर ये निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मैं जल्दी उठूंगा। रेजोल्यूशन हो गया। दोनों बातों में अंतर है। हो सकता है आप उस मोशन पे कोई रिजॉल्व ही ना करते, हो सकता है आप उस मोशन पे कोई रिजॉल्व ही ना करते, या हो सकता है आप रिजॉल्व ये कर देते कि मुझे आपका मोशन स्वीकार नहीं है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, मैं तो लेट ही उठूंगा। लेकिन आपका रेजोल्यूशन फिर वो हो गया। आई बात समझ में? सिंपल लाइनों में 2 बातों में लिख दिया है। द हाउस बाय मोशन द हाउस डिस्कसेस अ मैटर, बाय रेजोल्यूशन द हाउस डिक्लेयर इट्स ओन ओपिनियन, रिजॉल्व और ऑर्डर, तो इट इज द रेजोल्यूशन। सिंपल एस्पेक्ट। ये कैसे होता है समझो, ध्यान से अंडरस्टैंड करो इस प्रक्रिया को। देखो, हाउस में जब भी कोई काम होगा तो फॉर्मल सेंस में होगा, प्रक्रियाबद्ध तरीके से होगा, क्योंकि इतना काम है हाउस में, देश चलाने के लिए इतने सारे कानून, विधान, और यही वो हाउस है जिसको और भी बड़े काम दे दिए। आपको पता होना चाहिए क्या? स्पीकर का रिमूवल हाउस करेगा, स्पीकर का अपॉइंटमेंट हाउस करेगा, चेयरमैन का रिमूवल हाउस करेगा, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हाउस करेगा। चेयरमैन का रिमूवल माने वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल हाउस करेगा। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हाउस करेगा। यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स का रिमूवल हाउस करेगा। एक हाउस क्या नहीं करेगा? प्रेसिडेंट का रिमूवल हाउस करेगा। तो हाउस को तो लॉ भी बनाना है, हाउस को रिमूवल्स भी करने हैं, हाउस को अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपने विचार भी देने हैं, हाउस को कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी करनी हैं,
हाउस में कई तरह के नोटिसेस भी सर्व होंगे, कई तरह की हाउस के पास तो सैकड़ों काम पड़े हुए हैं, तो उसमें ट्रैफिक कितना होता होगा। ऐसे में हर किसी को अवसर मिले अपनी अपनी बात वहाँ रखने का, उसको फिर एक पूरे फॉर्मेट से गुजारना पड़ेगा कि नहीं। तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सेपरेट रूल्स हैं। तो एक लोकसभा रूल बुक है, एक राज्यसभा की रूल बुक है, दोनों के अपने अपने रूल बुक्स हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मैनुअल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कह के पुकारते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस उसके तहत कंडक्ट होता है। मैं आपको बता दूं, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लेकर के आना लोकसभा में हो, तो रूल 222 का यूज़ होगा, रूल ऑफ लोकसभा 222, तो आप उसके अगेंस्ट लेकर के आएंगे प्रिविलेज मोशन। आई बात समझ में। इस तरह से एक एक काम के लिए रूल बनाया हुआ है, उसी के तहत सब होगा, क्योंकि उसी के तहत स्पीकर चेयरमैन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे, ओब्लाइज करेंगे। जब फिर ड्यूटीज़ उसके अकॉर्डिंग चलेंगी तो फिर वो आंसरेबल भी होंगे कि ड्यूटी फुलफिल की या नहीं की। आई बात समझ में। जो रूल नहीं होगा तो फिर तो एक बात याद रखिएगा कि स्पीकर किस पार्टी से होता है, मोस्टली रूलिंग पार्टी से, और ऑपोजिशन किसकी खिलाफत कर रही है, मोस्टली रूलिंग पार्टी की। प्रधानमंत्री किस पार्टी का, रूलिंग पार्टी का। तो फिर स्पीकर और प्रधानमंत्री में कितना गठजोड़ हो जाएगा ये तो आप सोच लीजिए। ये तो रूल ही है जो स्पीकर को भी बाउंड कर रहा है और प्रधानमंत्री को भी बाउंड कर रहा है। आई बात समझ में। तो रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियम कानून से देश चलेगा। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए लोकसभा में बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, मान लीजिए मैं कोई मोशन लेकर के आना चाहता हूँ, ये सारे ये रिजेक्ट करते जाओ, बस आप नए वाले लगाते जाओ। तो तरीका क्या है कि मैं अपना जो मोशन है, यानी कि जो मेरा मैटर है, वो सबमिट करूँगा। ओके, किसके पास सबमिट होगा आपको पता है, लोकसभा का एक सेक्रेटरीट है जिसको हेड कर रहा है सेक्रेटरी जनरल, और ये सेक्रेटरी जनरल किसका असिस्टेंट है, लोकसभा स्पीकर का। ये एक तरह से उसे असिस्ट कर रहा है। तो मेरा ये मोशन सेक्रेटरी जनरल के पास जा कर के सबमिट होगा। मेरा ये मोशन किसके पास जाके सबमिट होगा, सेक्रेटरी जनरल। सिंपल टर्म में बता रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल इस मोशन को असेस करेगा, उसके कंटेंट को देखेगा कि जो रूल बताया गया है, जिस रूल के तहत ये मोशन प्रेजेंट किया गया है, उस रूल की सभी शर्तों को ये मोशन फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मोशन की शर्तें हैं और वो रूल में बताई गई हैं। तो ये फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लेगा। फुलफ़िल कर रहा है तो वो सेक्रेटरी जनरल के वाया वो वाला मोशन अप्रूवल के लिए पहुंचेगा चेयर के पास। चेयर कौन है, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। चेयर के पास जब वो अप्रूवल के लिए आया है तो चेयर क्या करेगी, चेयर उसको हाउस के सामने पुटअप करेगा। तो मोशन पुटअप किसके वाया होता है, हाउस के सामने, चेयर के वाया। नाउ द चेयर विल पुट अप दैट मैटर इन फ्रंट ऑफ द हाउस टू डिस्कस ऑन द मैटर। और पार्लियामेंट में सभी निर्णय वोटिंग से होते हैं। पार्लियामेंट में सभी निर्णय वोटिंग से होते हैं और वोटिंग कंडक्ट कराने का काम चेयर का है। चेयर के काम सुन लो। वोटिंग कंडक्ट कौन कराएगा, चेयर। वोटिंग कंडक्ट कराने से पहले चर्चा हो गया उस मुद्दे पर, तो डिस्कशन कौन कराएगा, चेयर। वोटिंग के बाद हाउस ने डिसाइड किया कि वो फेवर में है कि अगेंस्ट है, तो हाउस ने निर्णय लिया। वो निर्णय हाउस का कम्युनिकेट करने का जिम्मा किसका है, चेयर। चेयर विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, देन द चेयर विल कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द आउटर वर्ल्ड। हाउस के बाहर हाउस का निर्णय चेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, चेयर बताएगा। सो चेयर बड़ा महत्वपूर्ण है फिर तो चेयर ने वो मैटर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया हाउस के सामने फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन। चेयर जैसे ही ये मैटर हाउस के सामने पुटअप करेगा, उस मौके पर जो मूवर था, यानी कि जो प्रपोजर था, उसको मूवर कहते हैं, उसको ये अवसर दिया गया है कि कोई अमेंडमेंट प्रस्तुत करना चाहते हो अब तुम। हो सकता है उसको अचानक से याद आया, कुछ बदलाव है, कुछ है, उससे पूछ लेंगे। वो अगर तो वो अमेंडमेंट करना चाहता है तो ठीक है, वरना तो वो आगे बढ़ जाएगा डिस्कशन। अब सुन लो एक बात, जैसे ही ये अब हाउस में सबमिट हो गया है ना, पुटअप कर दिया गया चेयर के द्वारा, इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस नाउ। मूवर का इस पे से अधिकार गया। अब मूवर अगर कहे इसे किसी स्टेप पे वापस लेने की, अब मूवर अगर कहे कि मैं इसे इसमें थोड़े से बदलाव है, रुको नहीं, नाउ इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। ना हाउस विल डिसाइड कि अब वो इसका क्या करेगा।